दोस्तों, आपको बचपन में जब भी सर दर्द होता था तब घर पर नवरत्न तेल या जंडू बाम हमेशा अवेलेबल रहता था। आज भी आपके घर जंडू बाम तो जरूर होगी। वैसे ही जले कटे या किसी छोटी मोटी चोट पर लगाने के लिए बोरो प्लस भी जरूर होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स एक ही कंपनी बनाती है? जी हाँ, और वो है इमामी। बेशक आपने इनका नाम बहुत कम सुना होगा क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स इतने फेमस हैं कि इनके पीछे की पेरेंट कंपनी छुप सी गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस कंपनी की शुरुआत मात्र 20,000 रुपए से हुई थी और आज इस कंपनी का कारोबार करीब 25,000 करोड़ रुपए का है। और अमिताभ बच्चन ने भी इनके बोरो प्लस और नवरत्न तेल की एडवर्टाइजमेंट की है। कैसे इस कंपनी ने ये सफर पूरा किया, सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, बता दें कि इमामी के फाउंडर राधे श्याम अग्रवाल और राधे श्याम गोयनका हैं। जी हाँ, दोनों दोस्तों के नाम सेम थे। अब दोनों ने करीब 20,000 रुपए से अपना बिजनेस शुरू किया और आज उनकी 20,000 की कंपनी इमामी ग्रुप का कारोबार 25,000 करोड़ रुपए का है। आज की बात करें तो अभी इमामी ग्रुप का कारोबार 60 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है और 130 से ज्यादा इमामी प्रोडक्ट्स हर सेकंड बिकते हैं। इमामी लिमिटेड जो ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, उसका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 में 2,881 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। इमामी के पोर्टफोलियो में बोरो प्लस, नवरत्न, फेयर एंड हैंडसम, जंडू बाम, सोना चांदी च्यवनप्राश जैसे ब्रांड शामिल हैं। इमामी ग्रुप एफएमसीजी, न्यूज प्रिंट, बॉल पेन टिप्स मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, फार्मेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, आर्ट, एडिबल ऑयल, हेल्थ केयर, सीमेंट, बायोडीजल सेक्टर्स में कारोबार करता है। अगर ऐसे हम देखें तो साल 1978 में इमामी ने हिमानी लिमिटेड को खरीदा, साल 1982 में बोरो प्लस को लॉन्च किया, साल 1998 में हिमानी इमामी में मर्ज हुई और साल 2015 में इमामी ने केश किंग का एक्विजिशन कर लिया था। जी हाँ, अब आइए बताते हैं कि आखिर इमामी ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल राधे श्याम गोयनका और राधे श्याम अग्रवाल कोलकाता के एक ही स्कूल में पढ़ते थे। राधे श्याम अग्रवाल राधे श्याम गोयनका से सीनियर थे। दोनों एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिले। फिर क्या था, दोनों की दोस्ती बढ़ती चली गई और 1964 में अग्रवाल ने बीकॉम पास किया और चार्टेड अकाउंटेंसी की पढ़ाई की, जिसे उन्होंने पहली बार में अच्छी मेरिट के साथ पूरा किया। गोयनका ने 1 साल बाद अपनी बीकॉम पूरा किया और एमकॉम और एलएलबी करने के लिए आगे बढ़े। गोयनका की देखी देखी अग्रवाल ने भी फैसला किया कि उन्हें अपने लीगल स्किल्स को सुधारने की बहुत जरूरत है और वो भी लॉ करने के लिए गोयनका के साथ हो लिए। यहाँ यह जानना दिलचस्प होगा कि उस वक्त कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज, जहाँ अग्रवाल ने ग्रेजुएट करने के लिए दाखिला लिया था, उसमें अमीरों के कॉन्वेंट में पढ़े लिखे बच्चे जाते थे। इस बीच गोयनका ने उन दिनों बाकी मारवाड़ी बच्चों की तरह पड़ोस के सिटी कॉलेज को चुना। इसकी वजह थी कि गोयनका एक एवरेज स्टूडेंट थे और जेवियर्स में दाखिला पाने के लिए उनके पास रिक्वायर्ड मार्क्स नहीं थे। जिसके बाद 1968 तक दोनों ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। कॉलेज में रहते हुए दोनों कॉलेज स्ट्रीट में सेकंड हैंड बुक शॉप में घंटों बिताते थे, जिसमें कॉस्मेटिक्स के लिए केमिकल फॉर्मूले वाली किताबें होती थी। उनकी योजना ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने की थी जो कोलकाता के बड़े बाजार में हॉट केक्स की तरह बिकते हैं। कॉलेज खत्म करने से पहले ही अग्रवाल और गोयनका ने कई बिजनेसेस में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। उन्होंने इसबगोल और टूथब्रश की रीपैकेजिंग से लेकर फेमस जेसौर कॉम्स में ट्रेडिंग और लूडो जैसे बोर्ड गेम्स की मैन्युफैक्चरिंग तक में हाथ आजमाया। बोर्ड गेम्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अग्रवाल कम लागत वाला घर का बना गोंद तैयार करते थे और बोर्ड को चिपकाने के लिए वर्कर्स के साथ बैठते थे। कॉलेज के बिजी स्केड्यूल के बावजूद दोनों अपने सामान को हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शा पर ले जाते थे और बड़ा बाजार में दुकान से दुकान तक बेचते। अब दोनों दोस्त करना तो बहुत कुछ चाहते थे दोस्तों, लेकिन फंड्स की कमी हमेशा आड़े आ जाती थी। अब उन्होंने भी ये महसूस कर लिया था कि सफिशिएंट सीड फंडिंग के बिना उनका बिजनेस फल फूल नहीं पाएगा। यहाँ उन्हें उबारा गोयनका के पिता केशर देव ने। जी हाँ, केशर देव गोयनका ने दोनों दोस्तों को 20,000 रुपए दिए, जो उन दिनों में एक अच्छी खासी रकम हुआ करती थी। साथ ही अपने बेटे और उसके दोस्त के बीच 50-50 पार्टनरशिप की और इस तरह जन्म हुआ केमको केमिकल्स का। अब क्या था, अब बस नींव डालनी थी अपनी कंपनी की। नॉर्थ कैलकाटा में महल नुमा मार्बल पैलेस के आसपास के एरिया में 48 मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट में केमको केमिकल्स की एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ संचालन शुरू हुआ। केशर देव की ओर से मिले 20,000 रुपए की मदद ने गोयनका और अग्रवाल का हौसला तो बढ़ाया, लेकिन माहौल ठीक नहीं था और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन अभी भी उन्होंने उम्मीद नहीं हारी थी दोस्तों। और 10 साल बाद गोयनका और अग्रवाल को उनका सबसे बड़ा मौका मिला, जब 1978 में उन्होंने हिमानी लिमिटेड को खरीदा। बता दें कि केमको केमिकल्स की एस्टैब्लिशमेंट के 1 साल के अंदर ही गोयनका और अग्रवाल ने देखा कि उनके फंड्स पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। बिजनेस उधारी पर चलता था, लिहाजा कस्टमर से उन्हें धोखा खाने को मिला। इस झटके से दोनों दोस्तों ने सबक सीखा कि प्रॉपर अकाउंटिंग रखने की जरूरत है। जी हाँ, अब दोनों केशर देव के पास वापस गए और उन्हें बताया कि वो अपना बिजनेस समेटना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे और उसके दोस्त से कहा कि वो उन्हें 1 लाख रुपए और देने को तैयार हैं। लेकिन भागने का कोई सवाल पैदा नहीं होता।
जिसकी बदौलत दोनों दोस्त बिजनेस में वापस आ गए। दोस्तों, साल 1968 में केमको केमिकल्स की शुरुआत में कंपनी ने बुलबुल और कांति स्नो, पॉमेड या गरीब आदमी की वैसलीन जैसे सस्ते कॉस्मेटिक्स की रीपैकेजिंग शुरू की। ये ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिन्हें देश के न्यूबॉर्न कॉस्मेटिक्स बाजार में बहुत प्रोटेक्शन मिला था, लेकिन मार्जिन कम था और दोनों बड़ा बाजार में होलसेलर को पूरे कार्टन 36 रुपए प्रति क्रूस या 3 रुपए दर्जन के हिसाब से बेचते थे। कुछ साल बीत गए, लेकिन केमको बहुत धीरे ग्रोथ कर रहा था। इसी के आसपास अग्रवाल और गोयनका दोनों की शादी भी हो गई। अब अधिक पैसा बनाने का प्रेशर बढ़ रहा था और इसलिए जब कोलकाता के तत्कालीन प्रमुख कॉर्पोरेट घराने के बिरला ग्रुप के लिए काम करने का मौका आया तो दोनों इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। 1970 के दशक के मध्य तक गोयनका के बिरला ग्रुप में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हेड बन गए और अग्रवाल आदित्य बिरला ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। साइड में उनका बिजनेस भी चलता रहा। अब दोनों दोस्त बिरला ग्रुप जैसे बड़े कॉर्पोरेट सेटअप के कामकाज से अवेयर हो चुके थे। गोयनका और अग्रवाल ने समझ लिया कि अगर उन्हें बड़ी लीग में एंट्री लेनी है तो उन्हें प्रोडक्ट लाइन में डिफरेंस लाना होगा, लीग से हटकर सोचना होगा और उनके मार्जिन में सुधार करना होगा। उन दिनों इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स और विदेशी लगाने वाले ब्रांड नामों का क्रेज था। 140% एक्साइज ड्यूटी की वजह से ज्यादातर लोग इंपोर्टेड वर्जन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जी हाँ, गोयनका और अग्रवाल ने इस मौके को चुनने का फैसला किया और नौकरी छोड़ 1974 में इमामी ब्रांड लॉन्च किया। अब नए ब्रांड के अंडर उन्होंने जो कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम और टैल्कम पाउडर लॉन्च किया, उसे बाजार से इतनी जबरदस्त रिस्पांस मिला कि इमामी को एक घरेलू नाम के तौर पर एस्टैब्लिश होने में देर नहीं लगी। कुछ चीजें थी जो उन्होंने सही की। केमको के पास अपने कॉम्पिटिटर पॉन्ड्स और HUL जैसी ग्रैंड एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल एक्टिविटीज पर खर्च करने के लिए एक पैसा भी नहीं था, तो इसके बजाय उसने जो किया वो पुरानी शराब को नई बोतल में बेचने जैसा रहा। केमको ने पैकेजिंग को पूरी तरह से नया रूप दिया। शुरुआत में दोनों दोस्त फुटपाथ पर बैठकर चाय पीते हुए डिस्कस करते थे कि प्रोडक्ट कैसे बेचा जाए। वे खुद स्टोर्स में जाते थे और अपने प्रोडक्ट्स दिखाते थे। बाद में पैसे कलेक्ट करने भी खुद ही जाते थे। अब पुराने जमाने में टेल्कम पाउडर टीन के कंटेनर में बेचा जाता था, जो ब्रांड नाम सीधे टीन पर स्क्रीन प्रिंट होता था। इसमें अट्रैक्टिव कुछ भी नहीं था। अब इमामी को ये बात समझ आ गई कि और इमामी ने भारतीय बाजार में पहली बार फोटोटोन लेबल वाले ब्लो मोल्डेड प्लास्टिक कंटेनर में पेश किया। गोल्डन लेबलिंग वाला सुंदर कंटेनर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसे विदेश से भेजा गया हो। उस समय भारत सरकार ने कंटेनर पर MRP प्रिंट करना मैंडेटरी नहीं किया था, जिससे उन्हें काफी मदद मिली। उनका प्रोडक्ट खास तौर से टेल्क इतना हिट रहा कि दुकानदार इसे स्टॉक में खरीदने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगे और इमामी ब्रांड पूरे देश की नजर में तब आया जब इसने माधुरी दीक्षित को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया। इमामी की सक्सेस ने HUL जैसे ब्रांड के दिग्गजों को हैरान कर दिया। कंपनी के बाकी प्रोडक्ट्स ने भी इसी तरह की हलचल पैदा की। वैनिशिंग क्रीम ने कुछ ही महीनों में पॉन्ड्स को कड़ी टक्कर दी और कुछ ही सालों में इमामी की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 25% हो गई और कंपनी इस फील्ड में लीडर बन गई थी। इमामी के कोल्ड क्रीम पाउच भी बहुत हिट हुए। अब इमामी की नजर पड़ी ज़ंडू ब्रांड पर। फिर क्या था, पहले ही ओपन मार्केट के जरिए ज़ंडू ब्रांड का 3.9% हिस्सा एक्वायर कर लिया था। बाद में और 24% हिस्सा सितंबर 2007 से मई 2008 के बीच एक्वायर कर लिया गया और इसके लिए इमामी ने 130 करोड़ रुपए का भुगतान किया। ये हिस्सेदारी इमामी ने देव कुमार वैग और अनीता वैग से खरीदी थी, जिनके ग्रेट ग्रैंडफादर जगत राम वैग ने 1920 में ज़ंडू की शुरुआत की थी। ज़ंडू में अब इमामी 27% शेयर होल्डर था। अब देश में टेक ओवर कोड रूल्स के मुताबिक इमामी के पास कंपनी में 20% हिस्सेदारी के लिए एक खुली पेशकश करने का अधिकार था। इसके बाद ज़ंडू के 18.18% हिस्सेदारी इमामी को 15,000 रुपए और 1,500 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के नॉन कॉम्पिटिटिव फीस पर बेचने पर सहमत हुए। इमामी ने ओपन मार्केट में 28.5% की और खरीदारी की, जिसके बाद इमामी की हिस्सेदारी ज़ंडू में कुल 71% हो गई। ये सब सौदे की ओवरऑल एक्विजिशन कॉस्ट को 730 करोड़ रुपए तक ले गया। तो दोस्तों, ये थी इमामी की पूरी कहानी। आज की कहानी में आपको इमामी का कौन सा प्रोडक्ट पसंद आया, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।